अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद घर में कुछ आमदे सुपर फ्लड आ रहा है जनाब। कहीं से सैलाब आ रहा है और कहीं से सैलाब जा रहा है। सिचुएशन इस वक्त कुछ अजीबोगरीब होती हुई महसूस हो रही है क्योंकि इंडिया ने एक मरतबा फिर शदीद बारिशों के बाद अपने तमाम डैम्स के स्पिलवेज को खोल दिया है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन इन तमाम दरियाओं का जो मजमुआ है उसमें 8 लाख क्यूसिक का एक और रेला आ रहा है जनाब पाकिस्तान की तरफ। और इस हवाले से कल जो स्पिलवेज खोले गए थे भारत की तरफ से बगलीहार डैम के, जो कि दरिया झेलम के ऊपर कायम है, उसका सैलाबी रेला आज इंडियन हदूद से निकलकर पाकिस्तानी हदूद में यानी आज़ाद कश्मीर में दाखिल होगा। इसके साथ साथ त्रीमू हेड वर्क्स पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है और सिंध में आज रात एक खौफनाक बल्कि तारीख का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब दाखिल होने जा रहा है। और सिंध के अंदर इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरा मुल्क एक मरतबा फिर सैलाबी कैफियत से दुचार होने जा रहा है। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के कौन कौन से डैम्स हैं जिनके स्पिलवेज को खोला गया है, उनको खाली किया जा रहा है। इन डैम्स के खाली करने की वजूहात क्या हैं, अब तक कितना पानी खारिज किया गया है, सतलुज और ब्यास में मजीद पानी आने से कौन सी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, और चेयरमैन एनडीएमए ने 2 माह बाद कौन सी नई तबाही आने का खदशा जाहिर किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और तबाही की जो कल रात पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में आई, जहां पर अफगानिस्तान का सूबा कुन्नड़ में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया। और इस तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अफगान हुकूमत के इब्तदाई जायज़ों के मुताबिक 600 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए, जबकि दीगर ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अब तक इस ज़लज़ले की तबाही का जो नंबर है, एक्यूरेट नंबर, उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदाज़ा ये है कि जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 1000 से ज़ायद भी हो सकती है। इस ज़लज़ले के नतीजे में कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। और इसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि यह ज़लज़ला अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में महज 8 किलोमीटर गहराई में आया। और 8 किलोमीटर गहराई में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। और इस शिद्दत ने इनफैक्ट पूरे का पूरा ये जो तबाही है उसको फैलाया। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में ये जो ज़लज़ले हैं, चाहे वो कराची में आए या रवात में आए, इनके ऊपर मैंने आपके साथ कुछ तफसीली वीडियोज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि इन ज़लज़लों का बुनियादी मकसद किसी बड़े ज़लज़ले की आमद का इशारा है। और वो बड़ा ज़लज़ला इसी सूरत में आता है जब ये जो हरारत मुख्तलिफ जो अर्थ प्लेट्स हैं वो खारिज करती हैं, उन अर्थ प्लेट्स की वाइब्रेशन की वजह से हमें ज़लज़ला महसूस होता है। ज़लज़ला जितनी ज़्यादा डेप्थ में होगा सतह ज़मीन पर उसकी शिद्दत कम महसूस होगी, लेकिन जितनी डेप्थ उसकी कम होगी सतह ज़मीन पर उसकी शिद्दत उतनी ही ज़्यादा होगी। कराची में भी महज जो 3.2 से लेकर 2.8 शिद्दत के 32 के करीब ज़लज़ले यके बाद दीगरे महसूस किए गए, उनकी भी जो गहराई थी वो महज 12 किलोमीटर थी। लेकिन 12 किलोमीटर गहराई और महज 3.2 शिद्दत के ज़लज़लों ने वहां पर खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा कर दी थी। रवात में आने वाला ज़लज़ला अगरचे 5 शिद्दत का था, लेकिन वो भी महज 10 किलोमीटर गहराई में आया था, जिसके नतीजे में वहां पर अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह तबाही तो नहीं हुई, लेकिन ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अफगानिस्तान में आने वाला ज़लज़ला बुनियादी तौर पर को हिंदू कश का जो सिलसिला है अर्थ प्लेट्स का, उसमें होने वाली ख़तरनाक किस्म की एनर्जी के इखराज के नतीजे में सामने आया है। और महज 8 किलोमीटर नीचे यानी ये जो है सरफेस ऑफ अर्थ से महज 8 किलोमीटर आने वाले इस 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने वाक़यातन जो है वो तबाही मचा दी। बताया गया है कि इस इब्तदाई ज़लज़ले के बाद 4.5,
5.2, 5.2, 4.7 और 4.3 शिद्दत के मज़ीद 5 ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जिन्होंने इस तबाही की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। क्योंकि इब्तदाई झटकों के बाद जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या जो मिट्टी के बने हुए घर थे वो उनकी तो बुनियादें हिल के रह गई, लेकिन ये जो बाद में आफ्टर शॉक्स थे इन्होंने और ज़्यादा तबाही मचाई और ये सारे का सारा जो नुकसानात हैं वो हमारे सामने आए। बताया ये जा रहा है कि महज कुन्नड़ नहीं बल्कि सूबा निंगरहार और लघमान में भी जानी नुकसान हुआ है। ये भी बताया गया है कि ज़लज़ले के नतीजे में ज़िला नूरगुल के कई गांव मिट्टी तले दब गए हैं, जबकि खदशा है कि सैकड़ों अफराद अब भी मदद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों के रिहायशी अपील कर रहे हैं कि जनाब उनकी मदद की जाए। वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत की रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंच चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निंगरहार रीजनल हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के जो उनका सरकारी नशरियाती इदारा है तुलू न्यूज़, उसने इस हवाले से ये जो हलाकतें हैं उनकी भी तस्दीक की है, ज़लज़ले की भी तस्दीक की है और इस बात का ऐलान भी किया है कि इस ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए ये जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है इसने इंटरनेशनल असिस्टेंस की दरख्वास्त भी की है। दुनिया से इस बात की इस्तदा की है कि वो ज़लज़ले की इस तबाहकारियों से जो है वो मुतासर होने वाले अफराद की मदद के लिए, उनके इलाज व मुआलजे के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करें। इसके साथ साथ ज़िला सवाकई के इलाके द्यूगुल और ज़िला नूरगुल के इलाके मज़ार दरा जाने वाली सड़कें लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई हैं, जिसके नतीजे में मुतासरा इलाकों तक इमदादी टीमों के पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना है। अफ़गानिस्तान में आने वाले इस तबाहकुन ज़लज़ले के असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए गए, जहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरी जिनमें इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, वहाँ पर भी रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ पाक अफ़गान सरहद के करीब हिंदूकश रीजन में 8 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, शेखुपुरा, सरगोदा और गिरदो नवा में भी महसूस किए गए। पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, पाराचनार, चारसद्दा, मर्दान, मनसेरा, हज़ारा डिवीज़न, तुरगर, आज़ाद कश्मीर और रावला कोट समेत दीगर कई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये बुनियादी जो तफसीलात हैं इस ज़लज़ले के होने वाले नुकसानात और इसकी वजूहात, ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। कहना ये है कि इस वक्त जो तबाही आ रही है, चाहे वो सैलाब की सूरत में आए, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में आए, ये बहुत ही अहम मुझे ऐसे लगता है कि इशारे हैं जो कुदरत हमको दे रही है। कुदरत शायद हमें संभलने का मौका देने की कोशिश कर रही है ताकि हम इस ये जो ज़मीन है जहाँ पर हम बस रहे हैं, हम इसको जो है ना इसकी सही अहमियत को जांच सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम दरख्तों को काट रहे हैं, जिस तरीके से दरियाओं के बेड्स के ऊपर हम रिहायशी सोसाइटीज़ बना रहे हैं, ये सोच के कि अब यहाँ पर सैलाब नहीं आना, अब तो रावी गंदा नाला बन गया है, जहाँ मर्जी जो मर्जी बना के रख लो। ये बात याद रखें कि अगर 20 बरस बाद रावी, ब्यास और सतलुज वापस आ सकते हैं तो अगले 20 बरस के बाद भी इसी तरह की सूरत हाल का हमें दोबारा सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हमें फौरी तौर पर इंतजामात और इक़दामात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में हमारे सामने आ रही है। जो सैलाबी रेले रावी में आए और जनाब और सतलुज में आए, उसकी तरफ से जो पंजाब में तबाही फैली है वो हमारे सामने है। लेकिन इसके बावजूद जो मौसमी असरात हैं वो इस सैलाब की शिद्दत और इस सैलाब से होने वाले नुकसानात की शरह में इजाफा किए जा रहे हैं। माजी में यही हुआ कि सैलाब आया और सैलाब आकर गुजर गया और उसके बाद अगले 2-3 महीने के अंदर पानी उतरा और उसके बाद ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल्स की तरफ जाना शुरू हो गई। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहाँ पर एक सैलाब गुजरने के बाद बारिशों का एक और तूफ़ानी स्पेल आया और उसके नतीजे में ख़ास तौर पर इंडिया के वो तमाम इलाके जहाँ पर सतलुज, ब्यास और रावी
موجود ہیں وہاں پر خوفناک بارشوں کی وجہ سے یہ جو دوبارہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں ستلج، چناب، راوی اور جہلم کے اوپر جو تمام ڈیمز انڈیا نے بنائے ہیں، انڈیا کو وہ تمام ڈیمز کو کھولنا پڑا تاکہ ان کے ڈیمز میں جو پانی کے آنے کی شرح ہے اور پانی کے اخراج کی شرح ہے، اس کو توازن اس کے اندر رکھا جائے۔ اب چونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو نئے یہاں سے سیلابی ریلے آئے ہیں وہ دریائے ستلج پر بھاکرا ڈیم، اس کے بعد ہماچل پردیش میں نتھپا جھاکڑی ڈیم، اس کے بعد روپر ہیڈ ورکس، پنجاب اور ستلج کا جو ہے ہریکے بیراج، اس کے ساتھ ساتھ سلال ڈیم، اس کے ساتھ ساتھ بگلی ہر ڈیم، یہ وہ تمام ڈیمز ہیں جن کے سپل ویز کو کھولا گیا ہے پاکستان کی طرف۔ اب یہ ابتدائی جائزوں کے مطابق 8 لاکھ کیوسک پانی کا ایک اور ریلا ہے جو ان تمام دریاؤں میں آ رہا ہے۔ خاص طور پر اس کا بنیادی جو دباؤ ہوگا وہ ستلج اور بیاس کی صورت میں اور چناب کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، اور جب یہ تینوں پانی پہنچیں گے اپنے پاکستان کے اندر داخلے کے اہم ترین مرکز پر، تو وہاں پر جناب صورتحال جو ہے وہ ہمیں خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اس کے بعد تریمو ہیڈ ورکس کے اوپر پانی کا دباؤ بڑھ جائے گا اور یہاں پر مرالا ہیڈ ورکس کے اوپر بھی پانی کا دباؤ آئے گا، جس کے شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ سیلاب کی سیکنڈ ویو ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو چیئرمین NDMA ہیں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر صاحب، انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے ایک پریس بریفنگ میں کہ چناب، راوی اور ستلج پر پانی کا دباؤ بدستور موجود ہے۔ امکان ہے کہ 4 سے 5 سپٹمبر تک گڈو اور سکھر بیراج کی جانب پانی کا بڑا ریلا پہنچے گا، جہاں پر اس کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 11 لاکھ کیوسک تک ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک سپر سے سپر فلڈ کا سامنا ہے اور ہمیں اس سپر سے سپر فلڈ کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کو اور اس ریجن میں رہنے والے دونوں ملک یعنی انڈیا اور پاکستان دونوں کو اس بات پر تیار رہنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ جو نقصانات ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے، یہ محض ایک سپیل تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیں ہر 2 ماہ کے بعد ایک ایسی ہی ٹریجڈی، ایک ایسے ہی حالات، ایک ایسی ہی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے بعد جب یہ سیلابی پانی اترے گا یا نارمل ہونے والی سچویشن آئے گی، تب ہمارے پاس فوگ اور سموگ کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارلی سردیوں کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی گرمیاں اور پھر ایک خوفناک ہیٹ ویو کا سامنا ہوگا، اور اس ہیٹ ویو کے بعد ایسا ہی ایک خوفناک مونسون سیزن ہوگا جو ایک اب سائیکل کی شکل میں ہمارے ساتھ چلتا جائے گا، بلکہ یہ سویئر سے سویئر ہوتا چلا جائے گا، خاص طور پر اس ریجن کے ممالک کے لیے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک جانب موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں کے ساتھ ساتھ سیلاب اور موسمی شدت میں اضافہ ہوگا، سردیوں کا سپیل یا تو طویل ہو جائے گا یا کم ہونا شروع ہو جائے گا، ہیٹ ویوز جو ہے وہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر آئیں گی، بڑے سپیل ان کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو بارشوں کا سیزن ہے وہ اس کے اوپر سونے پر سہاگا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین آنے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں، زلزلے کا آپ قبل از وقت اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ضرور ہم نے سنا ہے کہ پرندوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، چڑیاں اڑ جاتی ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں، اپنے درختوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی ابھی تک زلزلے کی آمد کی پیشگی اطلاع کا کوئی نظام ابھی تک تشکیل نہیں پایا۔ زلزلہ کب آئے گا یہ زلزلے کو ہی پتہ ہے، لہٰذا ہمیں اب جس طرح کی تبدیلیاں سطح زمین پر اور زمین سے نیچے آ رہی ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے لیونگ سٹائلز کے اندر تبدیلیاں کریں، ہم اپنے بلڈنگ سٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں کریں، ہم اپنے ماحولیات کے حوالے سے جو نظام ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے، ہم ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کریں تاکہ اس اچھے ایٹماسفیئر کے اثرات ہماری آنے والے نسلیں بھی اس سسٹم کے اندر آئیں، تاکہ وہ ایک اچھی اور
ماحول دوست زندگی گزار سکیں. ادروائز جس طرح کی سچویشن ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ سیلاب، آپ اس کی شدت، اس کی تباہی آپ کے سامنے ہے. یہ زلزلہ جو محض ایک رات میں آیا ہے، 6 شدت کا زلزلہ، اور اس کے بعد اس کے 5 آفٹر شاکس، یہ اس میں ہونے والا جانی نقصان اور اس کی تباہی یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دنیا اس وقت خطرے میں ہے. اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.